बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 और उसका पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, लेकिन हम उसकी पहली टाइप को डिस्कस करेंगे जिसमें मास अटैच विद स्प्रिंग सिस्टम है। अब सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। यानी सिंपल का मतलब क्या है, यानी सादा, हार्मोनिक गर्दिश करती है, मोशन यानी हरकत, कहाँ पे हरकत करती है, इस सारी चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। इट इज यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ टू एंड फ्रो। अब सबसे पहले तो टू एंड फ्रो का पता होना चाहिए। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, यानी आगे पीछे। टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे जो हरकत होती है ना, उसको टू एंड फ्रो का नाम दिया जाता है। ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है, गर्दिश करती है। कहां पे गर्दिश करती है, अब इस चीज को भी हमने देखना है, गर्दिश करना। इन विच एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो फासला ऑफ ए बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब 2-3 नई चीजें हैं जिनका बच्चों को भी नहीं पता, लेकिन आगे जब हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो वहां से ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब देखें, वो कहता है कि जो भी एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर पैदा होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी जितनी फोर्स लगाएंगे ना उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मेन पोजीशन की तरफ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, मेन पोजीशन की तरफ। 2 पोजीशन है, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम, लेकिन आगे जाके डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन की समझ भी आपको यहां पे आएगी। अब हम फर्दर आगे चलते हैं और उसकी पहली टाइप यानी मास अटैच विद स्प्रिंग सिस्टम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों को मसला क्या आता है कि पूरी की पूरी बुक के अंदर ना ये टॉपिक एक सीधी तरह लिखा हुआ है, बच्चों को नहीं पता चलता कि हमने इसको करना कैसे या कैसे लेके चलना है। तो आप इसकी हेडिंग्स बना लिया करें, छोटी छोटी टॉपिक्स बना ले जहां से आपको इसको समझने में मसला पेश ना आए। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन यानी साख्त, ये बना कैसे, इसकी बनावट कैसे है। अब देखें, कंसिडर अ मैस, एक मैस एम ले, ये यानी हमने एक मैस लिया है। अटैच्ड, अटैच यानी उसको वाबस्ता किया है, लगाया है हमने टू वन एंड विद स्प्रिंग। एक उसका ये वाला देखे ना, मैस का हमने एक एंड स्प्रिंग से लगा दिया, एंड अदर एंड विद फिक्स्ड सपोर्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखिए यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस भी आई है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो भी हमने पोजीशन लेनी है, जो प्लेस लेनी है, वो एक उफ की हालत के अंदर होनी चाहिए। वर्टिकल को अमूदी बोलते हैं, यहां पे भी नजर आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारे पास मौजूद है। उसके बाद क्या है कि इसका एक एंड जो स्प्रिंग लिया होगा ना आपने मैस का, एक तो यहां पे अटैच है ना स्प्रिंग का, दूसरा उसका एक स्मूथ सरफेस और अटैच ऐसे हो कि कोई भी फिक्स सपोर्ट होनी चाहिए। फिक्स्ड का मतलब क्या है, यानी ये हिलने जुलने वाली ना हो, ये एक जगह पे जुड़ी रहनी चाहिए फिक्स सपोर्ट के साथ। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसकी डायग्राम को, क्योंकि इस पूरे टॉपिक के अंदर अगर आपको डायग्राम की समझ आ गई तो आपकी टॉपिक की समझ आ गई, नहीं तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखें जी, मैंने एक मैस लिया है। अब इसमें मैंने पहले आपको बताया इसकी 3 पोजीशन है। कौन कौन सी हैं, इसमें ये इसकी पोजीशन जो होती है ना, इसको ओ का नाम भी देते हैं और इसको नाम दिया जाता है जी मीन पोजीशन। अब मीन का मतलब क्या होता है, वस्ती। वस्त का मतलब है वस्त यानी दरमियान में। आप गौर करें तो ये 3 मैंने पोजीशन बनाई हुई है, बी, ओ और ए। ये कौन सी पोजीशन पे है, ओ। मैंने नीचे इसलिए लिखा क्योंकि मैंने तीनों डायग्राम्स को इकट्ठा डिस्कस करना है, इसलिए। अब ओ पोजीशन है मेन पोजीशन यानी वस्ती, जहां पे मैस अपनी रेस्ट की हालत में रुका हुआ है। अब देखें जी क्या करता हूं मैं इसके ऊपर ना एक फोर्स लगाता हूं, वहां पे भी आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो भी डिस्कस होने लगी। अब मैस के ऊपर मैं क्या लगाने लगा हूं, फोर्स। अब फोर्स 2 साइड्स पे लग सकती है, या तो स्प्रिंग जो होता है उसको कंप्रेस किया जा सकता है या उसको स्ट्रेच। कंप्रेस यानी दबाना, स्ट्रेच यानी अपनी तरफ खींचना। मैं क्या करता हूं, जिसको खींचता हूं, यानी ये मैंने फोर्स लगाई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब फोर्स लगाई इस मैस के ऊपर, मैं उसको खींच के इस पोजीशन पे ले आया। इस पोजीशन को मैंने नाम दिया ए का, और इसको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन।
एक्सट्रीम का मतलब होता है इंतहाई। कहते नहीं कि किसी चीज की एक इंतहाई हालत होती है, किसी चीज की इंतहा देखना, तो इसको इंतहाई हालत बोलते हैं। मैं यहां तक जी ले आया उसको। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां से जब वो चला है ओ पोजीशन से यहां तक आया पोजीशन ए पे, तो देखे ना एक चीज यहां पे खड़ी हुई है, यहां तक आई है, उसने कुछ ना कुछ तो कवर किया है ना। आप एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, कोई आपको खींच के आगे की तरफ लेके जाता है, तो आपने कुछ ना कुछ तो कवर किया है ना। उसको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का नाम दिया जाता है। तो इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी फासला इसने कवर कर लिया। अब देखें कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने फोर्स लगाई, यहां से मैं इसको उठा के आगे की तरफ लेके आया। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने फोर्स किधर लगाई है, आगे की तरफ। अब मैं इसे छोड़ देता हूं। अब मेरे छोड़ने से ये क्या होगा, क्या पॉइंट ओ पे रुकेगा? नहीं। यही तो हमने चीज डिस्कस करनी है, क्यों नहीं रुका और उसकी वजह क्या है। चले जी, मैं इसको छोड़ता हूं पॉइंट एम के ऊपर। जब मैंने इसको पॉइंट एम के ऊपर छोड़ा ना, ये हरकत करता करता दोबारा गया जी वापस यहां अपनी मेन पोजीशन पे, लेकिन यहां पे नहीं रुका। ये हरकत करता हुआ बदस्तूर आगे की तरफ गया, पोजीशन बी के पास। बी के पास गया, देखिए फोर्स जो लगाई आगे की तरफ, गया है ये पीछे की तरफ। इसकी रीजन क्या है? कौन सी ऐसी चीज है इसके अंदर जो इसको आगे और पीछे की तरफ लेके जा रही है और बदस्तूर लेके जाएगी? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और स्मूथ सरफेस है, यानी इसको किसी चीज ने रोकना नहीं है, इसने खुद ही रुकना है। अब देखें, जो चीज इसके अंदर प्रोड्यूस हुई ना खींचने की वजह से स्प्रिंग के अंदर, उसको नाम दिया जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर कोई ताकत भर देना, उसको रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाता है। इसको भी डिस्कस करते हैं। ए रिस्टोरिंग फोर्स, एक ऐसी रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज, हमेशा क्या करती है? पुशित यानी धक्का देती है या खींचती है, पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यानी जो अमल कर रहा होता है ऑसिलेटरी मोशन, यानी गर्दिश कर रहा होता है आगे पीछे, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बात वही है, यानी मीन पोजीशन अपनी वस्ती पोजीशन के आगे यहां पीछे हरकत कर रहा होता है। एक झूले की मिसाल लें, जब हम झूला झूलने लगते हैं ना, तो अपनी मेन पोजीशन पे खड़ा होता है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या हम जरा सोचे ना, हम उसको या आगे की तरफ लेके जाते हैं किसी को बिठा के, या पीछे की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन वो हरकत किधर करता है जरा सोचें। जब भी आप बेशक पीछे की तरफ लेके जाएंगे, छोड़ेंगे, मेन पोजीशन से गुजरेगा। अगर आप आगे की तरफ लेके जाते हैं, छोड़ते हैं, तो वो अपनी मेन पोजीशन के पास से गुजरेगा। सेम यही क्राइटेरिया इसके अंदर भी है। मैं इसको खींच के लाया आगे की तरफ, जब छोड़ा तो ये गुजरता हुआ किधर गया? अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। दो पोजीशन है एक्सट्रीम, बी और ए। यहां से इसने डिस्टेंस कवर किया एक्स। क्यों किया? इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको सारा ये ऑसिलेटरी अमल करवाया। अब इसको हम देखते हैं कानून की मदद से, लॉज की मदद से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि मैं जी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता हूं फोर्स, जिस तरह मैंने लगाई, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी एक्स। एफ यानी फोर्स और एक्स यानी वो फासला जो उसने तय किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने तक। अब मसला ये बन गया कि साथ में आ गया है नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव क्यों आया है, इसकी रीजन क्या है? अब जरा ध्यान से सुने, इसकी लॉजिक भी है। अब आप जरा गौर करें कि आपने फोर्स किधर लगाई है? आगे की तरफ। ये देखें ना, मैंने इसको पॉइंट से खींच के इधर लाया, फोर्स लगाई आगे की तरफ, और जरा छोड़ता हूं तो किधर जाएगा? ये पीछे की तरफ। इसका क्या हक बनता है कि मैंने अगर इसे आगे खींचा तो ये किधर जाना चाहिए? आगे की तरफ, बल्कि ये जा रहा है पीछे की तरफ। अब एक दूसरी जरा बात सोचें, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर कोई मैस रखें, कोई चीज रखें, बुक रखें, उसे नीचे दबाएं, क्या मैंने दबाया नीचे की तरफ है, तो बुक का क्या बनता है? नीचे की तरफ जाना। लेकिन बुक को छोड़े हाँ, किधर जाएगी? जरा सोचें, ऊपर की तरफ। सेम इसी तरह अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं यानी दबाता हूं, तो ये किधर जाएगा? दबने की बजाय ये आएगा आगे की तरफ। याद रखिएगा, जब भी दो वैल्यूज या दो मिकदारें आ जाएं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें अगर देखें ना हम, तो दोनों वेक्टर है, तो दोनों की सिमतें क्या है? एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फोर्स लगाता है आगे की तरफ, वो फासला पीछे की तरफ तय करता है, और अगर पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूं तो आगे की तरफ, यानी दोनों के साइन क्या, दोनों की डायरेक्शन क्या हुई है? अपोजिट टू ईच अदर है। और जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से मुखालफ हो जाएगी,
तो साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब देखें जी फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें जी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी इसका ताल्लुक इसके साथ बिल्कुल सीधा है। जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा, मैं अगर इसको इतना ज्यादा खींचूं तो उतना ज्यादा पीछे जाएगा, अगर ज्यादा कंप्रेस करूंगा तो ज्यादा आगे की तरफ जाएगा। अब देखें जी, अब यहां पे इशू ये है कि माइनस का तो पता है, एक्स का भी पता है, ये फासला है। अब जब भी आपको पता है कि आप 9th क्लास में पढ़ गए कि ये रिलेशन जब भी हटाते हैं डायरेक्ट का तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है हमारे पास। अब कांस्टेंट क्या आता है, ये बात बच्चों अच्छे तरीके से नोट कर लो, ये एक मेन पॉइंट अभी मैं समझाने लगा हूं कि जब भी डायरेक्ट का रिलेशन हटाया जाता है तो कितनी चीजें आती हैं, ये गौर से सुननी है आप लोगों ने। जब भी हम डायरेक्ट का रिलेशन हटाते हैं ना तो दो चीजें यहां पे बदस्तूर आके मौजूद हो जाती हैं। वो कौन कौन सी? पहली चीज होती है अलामत है इक्वल की, यानी बराबरी की अलामत। दूसरी चीज आती है साथ में कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आप कोई भी ले सकते हैं जो यहां पे आपके क्वेश्चन के अंदर या फार्मूले के अंदर यूज होगा। अब देखें, लेकिन याद रखना कि जब भी डायरेक्ट का रिलेशन हटेगा तो दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी? एक आएगी बराबरी की अलामत और दूसरा आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जो इसकी जगह पर लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जी लगाया था। अब देखें, मैं हटाता हूं जी यहां पे, तो पहले क्या आएगा, इक्वल का साइन, और कांस्टेंट इसकी जगह आता है के, माइनस यहां पे लगा देता हूं एक्स। अब फोर्स का भी मुझे पता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट का भी पता है, और के हमारे पास क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं। के जो होता है ना, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, ये डिपेंड करता है एक चीज पे, इसको बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब स्टिफनेस क्या होती है, देखें हमारे पास कई तरह के स्प्रिंग होते हैं। बाइक के शॉक में देखें तो और स्प्रिंग होते हैं, गाड़ी बड़ी गाड़ियां जो है उसके अंदर और स्प्रिंग होते हैं, आपके सोफे, आपके बेड, आपके कई दरवाजे ऐसे हैं, आपके हत्ता के आपके हाथ में जो बाल पॉइंट होती है उसके अंदर भी, पेंसिल के अंदर स्प्रिंग होता है। अब क्या आपकी पेंसिल वाला स्प्रिंग और जो बाइक के शॉक के अंदर स्प्रिंग है सेम है? दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। सेम यही चीज वो के अंदर बताता है कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के अंदर कितनी सख्ती है, स्प्रिंग की क्या मिकदार है, उसकी क्या लॉजिक है, यानी कितनी वैल्यू वो बर्दाश्त कर सकता है, कितनी फोर्स को वो अपने साथ लेके चल सकता है। अब हमारे पास एफ की जो वैल्यू आ गई माइनस के एक्स, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे लेता हूं। के का पता चल गया होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और साथ में जब ये रिलेशन हटाया तो इक्वल का साइन और कांस्टेंट आया है। अब देखें, बात यहां पे नहीं रुकी, जब फोर्स लगाई है तो फोर्स का रिलेशन न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर भी मौजूद है, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम में, यानी कोई भी जिस्म है उसके अंदर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके मास के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब देखें यहां पे भी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, और यहां पे F इज इक्वल टू एम में, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, यानी F की वैल्यू को साइड पे कर देते हैं और हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लिख देता हूं कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब देखें, मैं लिख देता हूं जी यहां पे एम ए इज इक्वल टू एम ए, इसका आया। अब इसके साथ एफ के साथ क्या है, माइनस के एक्स, मैं लिख देता हूं जी माइनस के एक्स। अब देखें जी यहां पे मैं कुछ वैल्यूज निकालने लगा हूं। मैंने बात यहां पे इसके अंदर की थी कि यहां पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन। तो मैं किस चीज को डिस्कस करूंगा, एक्सेलरेशन को। मैंने एक्सेलरेशन की वहां से वैल्यू निकालनी है। अब देखें जी a इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय, इस m को अगर इधर लेके जाए क्रॉस मल्टीप्लाई से, जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे आके ये डिवाइड हो जाएगा x। अब देखें जी यहां पे मैंने निकालनी है वैल्यू a की और x की, यानी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का आपस में ताल्लुक क्या है, डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन ये दो चीजें मेरे पास ना तंग कर रही हैं मुझे, मैंने इनके साथ क्या करना है। अब देखें जी, हमने पढ़ा है अभी कि जहां पे भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कभी भी अपनी वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकता। जहां पे एक वैल्यू उसकी आ जाती है वो सेम रहती है, वो कभी भी तब्दील नहीं होती। अब के की वैल्यू है तो ये कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, उसकी लॉजिक है आपके पास। क्यों? क्योंकि एक स्प्रिंग अगर आपने यहां पे यूज किया तो वो यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है,
बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। सेम इसी तरह अब के के साथ दूसरी चीज है एम, यानी मैस। आप गौर करें, जो मैस आपने इसके अंदर लिया है, क्या आपने उसको बदला इधर? बिल्कुल भी नहीं। जो मैस आपका यहां पे मौजूद है, यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है। इसका मतलब है कि आपका मैस भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपका मैस भी क्या चीज है? कांस्टेंट। यानी के भी कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी वैल्यू या स्प्रिंग की स्टिफनेस चेंज नहीं हो सकती जब आपने एक दफा ले लिया। सेम इसी तरह मैस एम जो है आपके पास, ये भी क्या है आपके पास? सेम है तीनों डायग्राम्स के अंदर, ये भी बिल्कुल भी आपका चेंज नहीं होगा। तो के बटा एम दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ जाते हैं? कांस्टेंट आ जाते हैं, यानी जिनकी वैल्यू तब्दील नहीं हो सकती। और अब देखें, यहां पे हम एक काम करने लगे हैं। देखें जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो हम कितनी चीजें यूज करते हैं? दो। कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं? पहली होती है इक्वल का साइन और दूसरा होता है कांस्टेंट। अब देखें, यहां पे के बटा एम क्या है? कांस्टेंट है और इक्वल का साइन भी है। तो अगर गौर करें आप, हम इन दोनों चीजों की जगह एक रिलेशन लगा सकते हैं और डायरेक्ट का माइनस एक्स, ये माइनस इधर इसके साथ चला जाएगा। अब देखें, ये सारी चीजें तो आपके पास आ गई, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये कहां से आता है। तो दोबारा देख लें, ये रिलेशन हमारे पास तब आता है जब इक्वल का साइन हो और साथ में कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट में हमारे पास के भी है और एम भी, क्योंकि के की वैल्यू भी स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग चेंज नहीं होगी और एम यानी मैस भी चेंज नहीं होगा। एक दफा जो हमने यूज कर लिया है वही हमारे पास रहेगा। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखें, यानी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है। ये देख लें, ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीज तो मैंने प्रूव कर दी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो देख लें, माइनस के साइन का आपको पता है वो क्यों आया है। अब देखें, इतना तो प्रूव हो गया। अब मेरी ये लॉजिक रह गई है थोड़ी सी कि बॉडी मीन पोजीशन इन ऑल द डायरेक्टली, यानी एक्सेलरेशन की जो पोजीशन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है या किधर होती है, इस चीज को भी। अब सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बच्चों को इश्यू बनता है वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम किधर होती है और मिनिमम किधर होती है। ये चीज भी अभी मैं आपको बताता हूं। अब देखें जी, आपके पास वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। देखें जी, यहां पे वेलोसिटी इसकी क्या है? 0। ठीक है ना? मैंने क्या किया था? फोर्स लेके इधर आया था, यहां पे आके हम रुक गए थे। इस चीज को बल्कि निगलेक्ट करें, यहां पे वेलोसिटी का तज़किरा नहीं, यहां पे करते हैं। वेलोसिटी यहां पे क्या है? 0, क्योंकि ये रेस्ट की हालत में मैंने पकड़ा हुआ है। अब देखिए, मैं इसको छोड़ देता हूं, यहां से मैं इसको छोड़ता हूं तो ये क्या करेगा? यहां से हरकत करता हुआ इस साइड पे हरकत करना शुरू करेगा और देखें यहां आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यहां से गुजरता गुजरता यहां पे आके देखें ये दोबारा रुक गया। अब देखिए, यहां पे भी वेलोसिटी 0 है और यहां पे भी वेलोसिटी 0 है, लेकिन कहां पे ज्यादा है? ये अपनी इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या करेगा? मैक्सिमम कर देगा। क्यों? आप खुद सोचें ना कि मेरे पास एक कोई बॉल है, कोई भी चीज है, स्प्रिंग ही है, मैं इसको यहां पे पकड़ के रखा हुआ है, मैं इसको छोड़ता हूं, वहां पे जाके इसने रुकना है। इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ए है और एक बी है। वो बी है, ये ए है और दरमियान में इसकी मीन पोजीशन है। मैं यहां से इसको छोड़ देता हूं। अब देखें, फुल स्पीड से हरकत करता हुआ जाएगा और यहां पे इस पोजीशन पे जाकर दोबारा रुकेगा। दोबारा रुकने के बाद दोबारा अपनी ऑसिलेटरी हरकत करता हुआ आगे की तरफ आएगा, लेकिन गौर करें उसकी मैक्सिमम स्पीड यहां पे अपनी मीन पोजीशन पे होगी। सेम इसी तरह ये जो मैस होता है ना हमारे पास, ये भी अपनी मेन पोजीशन पे इसकी वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, यहां पे भी एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम किधर होगी और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो किस साइड पे होती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है वो प्रोड्यूस क्यों हुआ है, इसका लफ्ज आपने हर जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस क्यों हुआ उसकी रीजन आपने देखी है, वो भी समझाता हूं। यानी मैक्सिमम होगी अपनी मीन यानी वस्ती पोजीशन पे और मिनिमम होगी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये भी याद है। अब एक्सेलरेशन की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखें, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही तब होता है जब आपके अंदर वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम हुई, यानी वी आई से होगी वी एफ,
वी आई 0 थी तो वी एफ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और आपने वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है ना। अब देखें यहां से जब मैंने इस बॉडी को छोड़ा, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी 0, यहां पे आके इसकी क्या हो गई है जी, मैक्सिमम। और आपको इस चीज का भी पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा उस पोजीशन में होता है, जाता है या उस पोजीशन में मजीद तेज होता है या ज्यादा बढ़ता है जिस पोजीशन में वेलोसिटी हरकत कर रही है। अगर मैं इस जगह पर खड़ा होकर वेलोसिटी को ऑब्जर्व करूं ना या एक्सेलरेशन को, तो वेलोसिटी इधर बढ़ गया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इस तरफ उसकी पोजीशन होगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूं, मैं वेलोसिटी यहाँ पे तो मिनिमम है, 0 है, मैं यहां से ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन की किधर मिकदार है, तो जब कोई भी चीज या मैस इस साइड पे हरकत करेगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पे तेज होगी, और जिधर जाकर वेलोसिटी बढ़ रही है उधर एक्सेलरेशन भी हरकत करेगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो मेन पोजीशन की तरफ होती है। ये चीज भी प्रूव होगी। सबसे एंड पे जो मेन चीज है इसकी वो देख लें, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला T = 2 पाई अंडर रूट m बटा k। m इसके अंदर अब क्या है, मैस ऑफ जो लिया हुआ है आपने, k क्या है जी आपके अंदर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपके पास। उम्मीद है बच्चों आपको काफी चीजें इससे समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं जिस चीज की आपको समझ ना आई हो। लेकिन इस चीज को ज्यादा डिटेल में लिखने के बजाय अगर आप इसके ये टॉपिक्स बना लें इस तरह, तो उम्मीद है आपको ये क्लैरिफाई भी हो जाएगा और समझने में भी आसानी होगी। जज़ाकल्लाह।